यदि कोई इंडिविजुअल अर्निंग स्टार्ट करता है यानी उसकी कमाई स्टार्ट होती है, चाहे वो अर्निंग सैलरी इनकम से हो या कोई और इनकम से हो, यदि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उससे हो, या बिजनेस इनकम से हो, या आपने कुछ एसेट्स को सेल परचेज किया है तो कैपिटल गेन हो, जब भी आपकी इनकम जनरेट किसी इंडिविजुअल को होती है तो सामान्य तौर पे उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाना लाजमी है। उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए और जो हिंदुस्तान में एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से यदि टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उनको टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी इनकम हैं जिस पर आप इनकम अर्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस पर कोई टैक्स लायबल नहीं होता है। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं 12 ऐसे टैक्स फ्री इनकम्स की जो कि हिंदुस्तान में बिल्कुल टैक्स फ्री है, यानी उस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फ्री चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहला इनकम है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली टैक्स फ्री है, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी एग्रीकल्चर इनकम होता है वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन कुछ असामान्य अवस्था में, असामान्य अवस्था मतलब कि यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक है और बाकी सारे इनकम मिला के जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे अधिक है तो पार्शियल इंटीग्रेशन के अंतर्गत हो सकता है कि आपको उस पर टैक्स देना पड़े। लेकिन सामान्य अवस्था में एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली टैक्स फ्री है विदाउट एनी अपर लिमिट। दूसरा है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जो कि ई यानी एग्जम्प्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। ई का मतलब टैक्सेशन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो तीन स्टेज पे होती हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं पहला स्टेज, दूसरा स्टेज होता है जब उस पर कोई इनकम अर्न होता है और तीसरा स्टेज जब उसको विड्रॉ करते हैं। तो पीपीएफ के केस में तीनों ही स्टेज पे एग्जम्प्ट है, यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको एग्जम्पशंस मिलेगा ईटीसी के अंदर। उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगा। और जब 15 सालों के बाद या जब भी आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो उस टाइम भी विड्रॉल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। तो पीपीएफ के केस में तीनों ही स्टेज पर ये एग्जम्पशंस अवेलेबल है। तीसरा है ईपीएफ विड्रॉल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल जब करते हैं। इसमें अपने पहले आप जान लें कि इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। और यदि आपने कम से कम 5 साल की नौकरी की और आपका कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में है, आपका और आपके एम्प्लॉयर है कम से कम 5 वर्षों के लिए, तो यदि उसके बाद विड्रॉ करते हैं आप तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि 5 वर्ष के अंदर यदि आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल पे टैक्सेशन के हिसाब से आपको टैक्स लायबल होगा। और ये जो विड्रॉल है, ये फिर रिपीट कर दूं कि जो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन दिया है प्लस एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है प्लस इन दोनों अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है, तीनों मिला के जो विड्रॉल होता है और मिनिमम सर्विस 5 साल हो तो कोई टैक्स आपको लायबल नहीं होगा। और ये व्यवस्था, लोग कहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं है, लेकिन ईपीएफ के विड्रॉल में जो एग्जम्पशंस मिलते हैं ये आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में ही अप्लीकेबल है। चौथा इनकम है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप कुछ लंबे समय 10, 20, 15, 25 साल के लिए आप प्रीमियम एनुअल या क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम पे करते हैं। और यदि जो इंश्योर्ड है उसकी मृत्यु उस पीरियड के अंदर नहीं होती है तो उसको मैच्योरिटी प्रोसीड उस पीरियड के बाद मिलती है। और दूसरी इनकम होती है कि हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर ही उस इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाए और उसका डेथ बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिले। तो लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह का इनकम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट जो उसके नॉमिनी को मिलता है यानी और इंश्योर्ड की मृत्यु टाइम पीरियड के पहले हुआ था। इस केस में जब डेथ बेनिफिट जो मिलता है नॉमिनी को, वो कितना भी मिले, कुछ भी मिले, किसी भी पोजीशन में ये टैक्स फ्री होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं जो मैच्योरिटी प्रोसीड होती है, इसके बारे में प्रोविजंस है कि यदि एनुअल प्रीमियम इंश्योर्ड अमाउंट से 10% तक है
और उसकी जो मैच्योरिटी प्रोसीड होती है तो उस प्रोसीड पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि एनुअल प्रीमियम उसके इंश्योर्ड अमाउंट से 10% से अधिक है तो उस केस में जो मैच्योरिटी प्रोसीड होगा वो टैक्सेबल होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, डेथ बेनिफिट में किसी भी पोजीशन में वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन एक कंडीशन की जो एनुअल प्रीमियम होता है वो 10% तक ही है इंश्योर्ड अमाउंट का, तो उसमें भी मैच्योरिटी प्रोसीड पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि एनुअल प्रीमियम उसके इंश्योर्ड अमाउंट से 10% से अधिक है तो उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड जो है वो टैक्सेबल होगी। पांचवा टैक्स फ्री इनकम है स्कॉलरशिप। किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए ये केवल एजुकेशन पर्पज से स्कॉलरशिप मिले, अदर देन एजुकेशन पर्पज से स्कॉलरशिप मिलती है तो वो टैक्सेबल होता है। छठा है गिफ्ट रिसीव्ड। गिफ्ट जो हम पाते हैं तो इसमें एक रिसीवर होता है, एक डोनर होता है। तो डोनर जो गिफ्ट देता है उसका कोई टैक्स इवेंट्स नहीं होता है, टैक्स इवेंट्स होता है जो गिफ्ट रिसीव करता है। और यदि आप स्पेसिफाइड रिलेटिव्स, वो डिफाइंड है इनकम टैक्स में कि किस किस रिलेटिव से यदि गिफ्ट पाएंगे आप, तो कितने ही अमाउंट का गिफ्ट पा लें उस पर कोई टैक्स गिफ्ट रिसीवर को नहीं देना होता है। दूसरा होता है कि यदि शादी पे या तो स्पेसिफाइड रिलेटिव्स दे या अदर देन स्पेसिफाइड रिलेटिव्स यदि गिफ्ट देता है तो किसी भी अमाउंट का गिफ्ट देगा तो वो गिफ्ट जो है रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरी स्थिति होती है कि अदर देन स्पेसिफाइड रिलेटिव्स या अदर देन मैरिज के इवेंट्स के अलावा, यानी शादी के अलावे और जो गिफ्ट दे रहा है वो आपका स्पेसिफाइड रिलेटिव्स में नहीं आता है, उससे यदि गिफ्ट मिलता है तो ये 50,000 रुपये तक यदि गिफ्ट मिलती है तो वो टैक्स फ्री है। लेकिन 50,000 के ऊपर यदि होगी तो गिफ्ट रिसीवर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा। अब सवाल ये होता है कि गिफ्ट का मतलब हम समझते हैं कोई मुफ्त की चीज़। जनाब, मुफ्त की चीज़ के लिए गिफ्ट नहीं होती। गिफ्ट का मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ कि कोई गिफ्ट मिला आपको जिसके लिए आपने उनको पैसे दिए 20,000 रुपये, लेकिन उस गिफ्ट की कीमत मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो आपका जो कंसिडरेशन अमाउंट था वो 20,000 था, लेकिन वो उस गिफ्ट की वैल्यू 5 लाख थी। इसका मतलब 4,80,000 रुपये गिफ्ट के माने जाएंगे आपके हाथ में। और यदि अदर देन स्पेसिफाइड रिलेटिव्स या अदर देन मैरिज इवेंट्स के टाइम आपको मिला है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। और यदि ये गिफ्ट स्पेसिफाइड रिलेटिव्स ने दिया है या आपके मैरिज के ओकेजन में दिया है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। सातवां है कि कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस या विल के द्वारा मिलता है। मतलब इनहेरिटेंस मतलब आपके पैतृक कोई संपत्ति थी, आपके फोर फादर के मृत्यु के बाद वो इनहेरिटेड हुई आपके नाम में, तो जब वो आपके नाम में इनहेरिटेड होगी तो कोई टैक्स इवेंट्स रिसीवर के हाथ में नहीं बनेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशंस है कि जब वो प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे, जो वो एसेट सेल करेंगे, तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन पे आपको अप्लीकेबल टैक्स रेट देना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें ओरिजिनल परचेज वैल्यू देखना होगा। चूंकि ये इनहेरिटेड है या थ्रू विल है, विल के थ्रू भी सेम व्यवस्थाएं हैं। दोनों ही स्थिति में जो ओरिजिनल परचेजर थे और जो ओरिजिनल परचेज कॉस्ट था वो कंसिडर करके जो अभी बेचा सेल प्रोसीड उसका जो डिफरेंस होगा वो माना जाएगा कैपिटल गेन, और उसके जो अप्लीकेबल टैक्स रेट है उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उस एसेट्स पे फॉर एग्जांपल आपको 50 लाख की एफडी मिली, तो जब 50 लाख की एफडी मिली आपको इनहेरिटेंस से या विल से, तो उस पर जिस टाइम मिली उस टाइम कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस 50 लाख रुपए पे जो अर्निंग होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। आठवां है सुकन्या समृद्धि योजना। जैसे कि आप जानते हैं ये गर्ल्स साइड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 8-10 साल पहले स्टार्ट किया था। इसमें भी ई जैसे पीपीएफ में ई एग्जाम्प्ट का प्रोविजंस हैं, तो सुकन्या समृद्धि में भी एग्जाम्प्ट का प्रोविजंस है। नौवां है टैक्स फ्री बॉन्ड्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करते हैं, और वैसे बॉन्ड्स पे जो भी अर्निंग होती है आपको कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। 10वां है ग्रेचुटी जब आप नौकरी करते हैं सुपरन्यूशन पे आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट से आप रिटायर हो रहे हैं या सुपरनुएट हो रहे हैं, जो उसके रूल्स होंगे उसके हिसाब से आपको ग्रेचुटी मिलती है। लेकिन यदि वो डिपार्टमेंट आपको गवर्नमेंट है तो आपको कितना भी ग्रेचुटी मिल जाए, 20 लाख 30 लाख 50 लाख जो भी मिल जाए, वो सारे के सारे टैक्स फ्री होंगे। लेकिन यदि आपका एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट है
तो उस केस में 20 लाख रुपए तक यदि ग्रेचुइटी मिलती है आपको तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 20 लाख के ऊपर यदि मिलती है, जो रिमेनिंग अमाउंट 20 लाख के ऊपर होगा, वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। 11वां है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट दो तरह का होता है। एक लीव इनकैशमेंट होता है जब आप नौकरी में रहते हैं तो उस डिपार्टमेंट के नियम के हिसाब से आपको कुछ अर्न लीव इनकैश कराने का आपको प्रोविजंस मिलता है। यदि आप नौकरी के रहते यदि लीव इनकैशमेंट लेते हैं तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उस डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार जितने भी मैक्सिमम आप लीव इन कैश का जो रिमेनिंग लीव बचे उसमें से मैक्सिमम कितना लीव इन कैश करा सकते हैं, उसके हिसाब से जो लीव इनकैशमेंट मिलता है, वो लीव इनकैशमेंट यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट पर टैक्स फ्री होगा। लेकिन यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 25 लाख रुपए तक वो टैक्स फ्री है। 25 लाख के ऊपर जो भी रिमेनिंग अमाउंट है लीव इनकैशमेंट में, वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। और 12वां है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। आप नौकरी पेशे वाले आदमी, आप सुपरनुएट किए, आपको कुछ पेंशन, बेसिक पेंशन डिसाइड होती है, उस पर अप्लीकेबल डीए के हिसाब से टोटल पेंशन आपको मिलता है। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब जो आपके बेसिक पेंशन होते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से 1/3 से लेके हाफ यानी 33% से 50% तक के बीच में आप पेंशन अपना कम्यूट करा सकते हैं। और उसके एवज में आपको लमसम अमाउंट मिलते हैं, तो उसके एवज में जो लमसम अमाउंट मिलते हैं उसी को कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। और वो कम्यूटेड पेंशन जो होंगे वो आपके टैक्स फ्री होंगे। फ्रेंड्स, हमने भरसक कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको वो सारे इनकम के सोर्स बता सकूं जो हिंदुस्तान में टैक्स फ्री हैं। हो सकता है एक दो सोर्स और भी हों जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड ना कर सका हूं। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, न ही मेरे पास एमएफआई कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैं सेबी से कोई इस बाबत एग्ज़ाम पास किया हूँ, न ही मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड के कोई क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्री लिखें, और यदि मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।